हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। जो हम 50 डेज की सीरीज चला रहे हैं उसी की आज हम करेंगे क्लास नंबर 18, है ना। और हम कंटिन्यू अपनी क्लास को करते रहेंगे और इन टॉपिक्स को नोट करके, सिर्फ एक यही हमारा ध्येय है कि टॉपिक्स को नोट करके इन जो है हमको पूरा जो है रिवीजन करना है। 30 टॉपिक्स आप डेली रिवीजन करेंगे तो आप बहुत कुछ कवरेज कर लेंगे, ये इतना मेरा मानना है। इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको लग रहा होगा कि बहुत सी चीज़ें रिपीटेड हैं, तो बहुत सी चीज़ें रिपीटेड है इसका मतलब है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन चीज़ों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को जो रिपीट कर रहे हैं वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल जरूर से जरूर क्लियर करना है। अगर जिन लोगों को लगता है कि टॉपिक रिपीट है, अगर सोचिए कि उसमें से भी अगर कोई प्रश्न आ रहा है और आपसे गलत हो रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी गलती आपकी ही होगी, फिर बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए जितने भी टॉपिक अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। क्योंकि हमने बिल्कुल जो है सारी चीज़ों को देखा है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं उन्हीं टॉपिक को हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही हमने बताया है कि आपको इन टॉपिक्स को लिखना है और बार बार रिविजन करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएंगे, ए है स्वाद बढ़ाने के लिए, बी है गंध कम करने के लिए, सी है ग्वायटर, थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर हो गया, ग्वाइटर रोग की रोकथाम के लिए, और डी है पाचन सुधार करने के लिए, है ना। ग्वाइटर, जिसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, घेंघा रोग की रोकथाम के लिए। इतना आप लोग जानिएगा, है ना। आयोडीन युक्त नमक से हम घेंघा की रोकथाम कर पाएंगे। और ये जानते ही हैं आप कि आयोडीन युक्त नमक का जो है प्रयोग करने से हमारी जो है थायराइड ग्रंथि बिल्कुल सही रहती है, संतुलित रहती है, तो ये रोग हमको नहीं होता है। और इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये हमारी जो है सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी, है ना। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये जान लीजिए कि ये जो है क्या करती है, तो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है हमारा होता है, वही थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी यहीं से निकलता है। किससे, तो थायराइड ग्रंथि जो हमारी है, जो है थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि से हमारी जो है थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा निकलता है, और इसकी कमी से ही ग्वाइटर या घोंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने से हमको ये नहीं हो पाता है। और ये थायराइड ग्रंथि कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इतना आप जान रखिएगा, है ना। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये जान लीजिए आप की लंबाई होती है इसकी 2 इंच, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर पूछ रहे हैं तो सेंटीमीटर होता है 5 सेंटीमीटर, आप ये भी जान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इस जानिए सबसे बड़ा कार्य इसका क्या है, कि हमारी जो है पूरे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी चीजें प्रक्रियाएं चलाचल जो भी चीजें होती हैं, उन प्रक्रियाओं पर अपना पूरा एक बैलेंस रखती है ना, नियंत्रित रखती है। इसके साथ साथ जो भी चीजें हम खाते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हम खाते हैं क्या, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब चीजों को ये क्या करती है, इन सब चीजों को पचाने में हमारी मदद करती, खास मदद करती है। चयापचय दर को भी खास योगदान करती है मना जो है पचाने में। इसलिए जो है ये हमारी थायराइड ग्रंथि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है कि अगर इसकी जो है अधिकता है ना, हाइपर जो है से आप अधिकता हाइपो से कम लगाएंगे, तो जो हाइपोथायराइड में होता है ये भी हो सकता है, और ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, तब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, आयोडीन नमक जो है ग्वाइटर रोग में थायराइड की समस्याओं को रोकने के लिए कहता है, यह हार्मोन्स उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है, शारीरिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इतने जो है हम चीजों को, जो आसपास की चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। फिर जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो टॉपिक, इसका मतलब कि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में रहता है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जा रही है ना। ऑप्शन हमारा ए है रक्त में शर्करा के स्तर को सुधार, बी है प्रोटीन की गुणवत्ता को जो है देखना, सी है फाइबर की मात्रा को ना, डी है फाइबर की सामग्री को। तो जो है किसको मापता है, तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, रक्त में शर्करा के स्तर को यह नापता है ना। और ये एक पैमाना है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को नापता है। हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको क्या करता है, नापता है। और इतना याद रखिए
कि जो मतलब हमारे रक्त में जैसे कार्बोहाइड्रेट ने खाया तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज फिर जाकर के हमारे ब्लड में मिल जाता है, तो फिर हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। उसी को जो है नापने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का प्रयोग करते हैं ना। चलिए फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है ना, पैमाना हमने बताया। तो जो इसमें क्या होता है, भोजन में रक्त शर्करा को जो है स्तर को ये क्या करता है, प्रभावी तरीके से नापता है। कम जीआई वाले पदार्थ है ना, कम जीआई वैल्यू वाले पदार्थों को जो है मधुमेह रोगियों के लिए बेहतर रूप से दिया जाना चाहिए। सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है ना? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व, इतना ध्यान रखिए। तो देखिए हमारे ऑप्शन है मैग्नीशियम, फिर है आयरन, सी है पोटेशियम, डी है विटामिन डी। सॉरी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विटामिन डी है ना। आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और दांतों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी सबसे आवश्यक है ना। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है, तो ये आवश्यक है क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, क्योंकि कैल्शियम भी अत्यंत आवश्यक है, तो कैल्शियम के अवशोषण में ये मदद करता है। और ये चीज ध्यान रखिए आप कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है हड्डियों में हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, ये भी जानते हैं। और बाकी क्या इसकी कमी से होता है, तो एक ये रिक्टस रोग भी होता है और एक जो है ऑस्टोमलेशिया, ये रोग भी आपको इसकी कमी से देखने को मिलेगा है ना। रिक्टस भी और ऑस्टोमलेशिया भी और ऑस्टोपोरोसिस भी, तो ये वृद्धों में होता है और ये जो है आपको वयस्कों में देखने को मिलेगा, और रिक्टस जो है बच्चों में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। विटामिन डी जान लीजिए कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और दांतों की मजबूती के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है ना विटामिन डी। क्या है, तो ये जो है इसकी कमी से बहुत सारे मतलब इतना ज्यादा जो है हमारे शरीर को आवश्यक है ये। और ये क्या है, एंटी रिक्टस सनसाइन भी इसको भी कहते हैं ना, विटामिन डी को एंटी रिक्टस भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। और हमने आपको बताया बच्चों में रिक्टस, बड़ों में जो है ऑस्टोपोरोसिस और वृद्धों में ऑस्टोपोरोसिस और बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाता है ना। और इससे क्या होता है, इसी जो है कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। फफूंद, खमीर और विटामिन जो है D3 में पाया जाता है। और विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, तो सूर्य की किरणों में है ना, यूवी जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे जो है ये डिहाइड्रोकोस्टाल जो है क्या होता है, तो वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पॉलिश के बाद फर्नीचर पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है? तो ऑप्शन हमारे हैं मोम, बी है तेल, सी है पानी, डी है रेत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए मोम है ना। पॉलिश कर जो है जब हम क्या करते हैं, पॉलिश करने के बाद फर्नीचर पर मोम लगा देते हैं ना, जिससे क्या होता है, तो फर्नीचर जो है चमकदार बन जाता है। और उसमें नमी व धूल से बचने के लिए लगा देते हैं। इसकी सतह से क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि जब मोम लगा देंगे तो उस पर चमक आ जाएगी, तो गर्दा धूल जितना भी चीजें हैं वो नहीं बैठेंगी और एक लेयर टाइप में बन जाती है। तो उससे क्या होता है, तो फर्नीचर को जैसे कीड़े उड़े कुतरने वाले होते हैं है ना, तो वो जल्दी से उसको कुतर नहीं पाएंगे। उसकी पेंटिंग से उसमें भी अन्य चीजें मिला दी जाती हैं, तो इससे फर्नीचर हमारा जल्दी खराब नहीं होगा। फिर देखिए अब इसका मतलब है कि आपको होम मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, तो होम मैनेजमेंट उठाइए और उसके बाद सबसे पहले आपको होम मैनेजमेंट पढ़ना, होम मैनेजमेंट खोलिए तुरंत। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आप फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर टॉपिक आज आपको पढ़ना है, बस यही उद्देश्य है हमारा इस क्वेश्चन को रखने का। बाकी हम नहीं कह रहे हैं कि प्रश्न जो का त्यों मिल जाएंगे, कि पीवाईक्यू है कैसे है, इन सब चीजों को हम नहीं कहते हैं आपसे। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपके 30 आप डेली हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको इतना पढ़ना है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो इतना करिए, बाकी अन्य आप कहीं से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी पे आप भरोसा करते हैं तो इतना आपको करना है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के ऊर्जा उत्पादन में कौन सा पोषक तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन हमारे ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कि क्या होता है, तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने का मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो ये है हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इतना आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर की मुख्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर तुरंत ऊर्जा हमको प्रदान करता है, यानी कि करंट एनर्जी आपको सॉरी मिलती है। चलिए देखते हैं फिर इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास में न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या अर्थ है?
है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन अपने। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मस्तिष्क का आकार बदलना, फिर है नई नसों का निर्माण करना, सी है मस्तिष्क का नई परिस्थितियों के अनुकूल होना, डी है तंत्रिका तंत्र का पतन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मस्तिष्क की नई परिस्थितियों की जो है अनुकूल होना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिससे वह नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है ना, रिवर्स कर लेता, जो भी जो है उसको इंडिकेटिंग मतलब चीजें मिलती हैं तो वो अपने आप को तुरंत रिवर्स कर लेता है ना। ये बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कौन सा फाइबर सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा फाइबर सबसे उपयुक्त है, ए है रेशम, बी है नायलॉन, सी है कपास, डी है ऊन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नायलॉन, है ना। नायलॉन के जो है रेशा जो है इसके जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं ना। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो अपनी उच्च टिकाऊपन और लोच के लिए जाना जाता है। यह कपड़ों को लंबे समय तक उपयोगी बनाता है, क्योंकि जानते हैं वॉश एंड वेयर, इजी टू वेयर, मतलब हर चीजें ये क्या है, बहुत ही ज्यादा नायलॉन आपका मतलब इतना ज्यादा इसमें तन्यता होती है, तन्यता शक्ति इतनी अधिक होती है, सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है कि इसको बहुत ही ज्यादा खिंचाव या बर्दाश्त कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा क्या है, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत आपका कपड़ा है। और देखिए रेशम क्या है, तो रेशम जो है आपका ये आपके प्राकृतिक जगत का है, और प्राकृतिक में जानतो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये भी आप जान लीजिए कि ये रेशम क्या है, तो जानतो, जानतो रेशा है आपका। और ये कहाँ जो है, इसको प्रोटीन रेशा भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये रेशम, रेशम और ऊन, है ना, दोनों चीजें प्रोटीन जगत की हैं, दोनों चीजें मिलती हैं। रेशम जो है कीड़े से मिलता है जो कि शहतूत की जो है पत्तियों पर पाला जाता है, पेड़ों पर। और ऊन आपको जो है अनेक प्रकार की भेड़ बकरियां ऊन इनके जो है बाल से प्राप्त होता है। तो जो है इस तरह से दोनों जानतो रेशे में आ जाते हैं। और कपास तो आप जानते ही हैं, कपास क्या है, तो कपास सेल्यूलोज, ये आप जो है इसमें कितना होता है, तो लगभग एक मिनट, लगभग 90% सेलुलोज आपको मिलता है। और ये जो है आपका कपास प्राकृतिक जगत का है, प्राकृतिक जगत में वनस्पत जगत का है। इसमें तीन तीन तरह के जो है दिए गए हैं। देखिए रेशम आपका क्या हो जाएगा, तो ये जानतो जगत का हो जाएगा, और ऊन भी जानतो जगत का हो जाएगा। कपास आपका, कपास वनस्पति जगत का हो जाएगा प्राकृतिक में, और नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है ना, यानी कि रासायनिक फाइबर है। इतना ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। हमारी पहली क्लास ही पूरी रेशे पर थी, नहीं देखेंगे तो आप जाइए और उसको देख लीजिए, क्योंकि अगली बार ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको बस बिल्कुल बस पहले ही चैप्टर से रेशे फाइबर इसी तरह के आपको देखने को मिले थे, बिल्कुल मतलब प्राथमिक स्तर, बिल्कुल जो है प्राइमरी लेवल पर आपको देखने को मिले थे। बस ये होता है कि रिवीजन न होने की वजह से कई सारी गलतियां हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है कि आपको जानना है फाइबर, है ना, इंग्लिश वर्जन देखना है, रेशा तंतु यार्न ये सब नहीं देखना है, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। जो है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है फाइबर, आप सिर्फ फाइबर याद रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद के लिए कौन सा एंजाइम लैक्टेज को तोड़ता है ना। तो कौन सा एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, एमाइलेज, लिपेज, है ना, लिपेज है, और फिर सी है लैक्टेज, डी है पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लैक्टेज, है ना। लैक्टेज क्या करता है, तो ये लैक्टेज को तोड़ता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टेज को तोड़ने में मदद करता है। यह एंजाइम दूध और दूध उत्पाद के पाचन में सहायक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रह सज्जा में फोकल पॉइंट का क्या महत्व है। देखिए ये क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकल पॉइंट का ऑप्शन देख लेते हैं हम, ध्यान आकर्षित करना, बी है रंग संतुलन बनाना, सी है फर्नीचर की व्यवस्था करना, डी है दीवार की ऊंचाई बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान आकर्षित करना, है ना। देखिए जैसे आपका कमरा हो गया पूरा, तो ये जैसे कि आपने पूरा ये आपकी दीवार है, या मतलब जहां पर भी सज्जा कर रहे हैं, तो वहां पर जो मेन एक फोकल पॉइंट होगा ये होता है ना। तरह तरह की हमने चीजें सजा दी, अनेक प्रकार की आपने डिजाइन बना दी, लेकिन जो हमारा मुख्य वो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ध्यान को आकर्षित करना। ऐसा कोई एक केंद्र जहां पर ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है, वो हमारा फोकल पॉइंट होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। फोकल पॉइंट किसी कमरे का मुख्य आकर्षण होता है, यह सजावट को संतुलित और आकर्षक बनाता है ना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पानी की कठोरता को मापता है।
तो देख लेते हैं पानी की कठोरता यानी कि जल की। आज आपका टॉपिक क्या हो जाएगा हेल्थ साइंस में? जल, है ना। जल में जो है शुद्ध जल, अशुद्ध जल, जल की कठोरता, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखिए, सिर्फ इतना आप करके देखिए, हम करें जरूर जरूर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इतना हम हर प्रश्न में इसीलिए बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आपको हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कहीं ना कहीं से। फिर देखिए ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है सल्फर, डी है मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या करता है? तो ये जो इसकी उपस्थिति में पानी की कठोरता का कारण होती है, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी कठोरता बढ़ जाती है ना। इसे नरम करने के लिए सॉफ्टनिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ना। क्योंकि जानते ही है कि कठोर जल जो होता है तो वो कपड़े के साथ जब साबुन के साथ धुलाई की जाती है तो उस पर झाग नहीं बनता है, और जो नर्म जल होता है या मृदु जल होता है वो कपड़े के साथ जो है साबुन निरमे के साथ झाग बनाता है और कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। ये चीजें हैं। और खाने बनाने में भी जो अशुद्ध जल होता है उससे स्वाद नहीं आता है, शुद्ध जल होता है जो मृदु जल, उससे खाना बनाने में भी स्वाद आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का क्या महत्व है? देखिए फोलिक एसिड से भी कई चीजें जैसे कि इसमें महत्व बताया गया है, और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है तो इसीलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ए है हड्डियों को मजबूत बनाना, बी है गर्भाशय की वृद्धि करना, सी है न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकना, डी है ऊर्जा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूरल ट्यूब दोष को रोकना। इसको हम ज्यादा आप नहीं जो है डिफाइन करेंगे, कई बार हम इसको पूरा समझा चुके हैं। फोलिक एसिड क्या है? भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने में मदद करता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अब जानते हैं ये कहाँ से मिलता है हमको? तो विटामिन B9, और जो है इसी कमी से ही क्या होता है? तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, और B12 होता है। इसी कमी से क्या होता है? तो इसी कमी से परनीसियस, ठीक है, परनीसियस एनीमिया आपको देखने को मिलती है। इसकी कमी से क्या देखने को मिलते हैं? तो मेगलो ब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है कम गंभीर होती है, बट जो है परनीसियस एनीमिया अत्यंत गंभीर स्थिति को दर्शाती है। इसी कमी से कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। इतना आप लोग समझिए, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हार्ड वाटर के उपयोग से कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बालों का झड़ना, कपड़ों का खराब होना, पाचन में समस्या, तत्व का रूखापन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हार्ड वाटर में खनिज की अधिकता जो है अधिक मात्रा कपड़ों को कठोर और रंगहीन बनाती है। सॉरी, यह साबुन को कम प्रभावी बनाती है ना। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री फीडिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसको देख लेते हैं, अतिरिक्त विटामिन देना, माँ के दूध के साथ ठोस आहार देना, केवल तरल आहार देना, फिर पूछा है पोषण के लिए औषधि देना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, माँ के दूध के साथ ठोस आहार देना। सबसे पहले जान लीजिए कि कब शुरू किया जाता है, तो ये जो है आपका 6 माह पर जो है शुरू किया जाता है। इसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री फीडिंग्स में होता है माँ के दूध के साथ ठोस आहार देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। यह बच्चे के विकास और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी रिकमेंडेड जो है बढ़ जाती है, और माँ का दूध उसकी मात्रा थोड़ा कम हो जाती है, तो इसलिए इनको 6 माह की उम्र से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड फूड किसके लिए बेहतर होता है? ऑप्शन ए है हमारा स्वाद, बी है पर्यावरण, सी है पौष्टिकता, फिर डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड फूड पर्यावरण के लिए अनुकूल, पौष्टिक, स्वाद में बेहतर होते हैं। ये रसायनों और कीटनाशकों से बिल्कुल फ्री होते हैं, है ना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक फाइबर सबसे मजबूत होता है? ऑप्शन ए है हमारा जूट, बी है रेशम, सी कपास, डी भांग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भांग, है ना। भांग सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। इसका उपयोग जो है मजबूती और टिकाऊ, है ना, कपड़े की रस्सियां और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो हेम्प भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, हेम्प भी कहते हैं भांग को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, यकृत, गुर्दे, हृदय, फेफड़े। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यकृत, ठीक है। यकृत में क्या होता है? ये यकृत शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर को शुद्ध करता है। और यकृत आप जानते हैं कि क्या है? तो ये सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ भी है ना। यकृत कह सकते हैं, जिगर कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं, सबसे बड़ी
ग्रंथ भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा कम करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? ऑप्शन है क्रैश डाइटिंग, बी है नियमित व्यायाम, सी है भोजन छोड़ना, डी है अधिक पानी पीना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नियमित व्यायाम, है ना। नियमित व्यायाम के द्वारा हम क्या करते हैं? मोटापा कम करने का ये प्रभावी और कामगार तरीका है। यह चयापचय को तेज करता है और वसा जलाने में मदद करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पदार्थ सफाई में प्रभावी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है? तो हमारे ऑप्शन कौन से हैं? अमोनिया, सिरका, ब्लीच, डिटर्जेंट, है ना। ए है अमोनिया, बी सिरका, सी ब्लीच, डी डिटर्जेंट। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी सिरका। ये सिरका क्या करता है हमारा? तो ये सिरका क्या है? एक प्रकार का कह सकते हैं तो प्राकृतिक क्लीनर है, यानी कि प्राकृतिक चीज तरह से इसमें सफाई की जाती है ना, जो प्रभावी पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यह दाग धब्बों को हटाने और कीटाणु को नष्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। फिर देखिए, और सिरका वैसे फूड प्रिजर्वेशन में भी जो है बहुत ज्यादा काम में आता है, तरह तरह के अचार बनाने में और अन्य चीजों में डाल देने पर भी वो चीजें खराब नहीं होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट विनेगर जो है आजकल के जंक फूड में भी बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, डाइट प्लानिंग में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए आयु, बी है कार्य का प्रकार, सी है पोषक आवश्यकताएं, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए डाइट प्लानिंग में आयु का, कार्य प्रकार का, पोषण आवश्यकता है जैसे सभी कारक महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली के अनुसार जो है क्या करते हैं, ये होते हैं ना। जब ये सारी चीजें होंगी तभी हम जो है डाइट प्लानिंग बना पाएंगे। उसकी आयु का ध्यान रखेंगे, कार्य का कि जैसे वो भारी वर्कर है या मॉडरेट वर्कर है, या मतलब कैसी है, और उसकी उम्र क्या है ना, आयु के अनुसार उम्र क्या है, और लिंग के अनुसार भी कुछ चीजें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में खाना जल्दी पकाने का कारण क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए है उच्च तापमान, बी है माइक्रोवेव विकिरण, सी है प्रवाह वायु, सॉरी वायु प्रवाह, डी है खपत ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइक्रोवेव विकिरण, है ना। ये विकिरण में क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। होता है इसमें क्या है? माइक्रोवेव ओवन में, एक मिनट, पेन क्यों चल नहीं रहा भाई हमारा यहाँ पे? माइक्रोवेव विकिरण पानी के अणुओं को गर्म करता है। यह खाना जल्दी और समान रूप से पकाने में मदद करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है ना, किस कौन सी चीज रक्त शर्करा को क्या करती है? बैलेंस करती है। तो भाई देख लेते हैं अपने ऑप्शन हमारे कौन से हैं। थायरॉक्सिन हमने बताया थायराइड ग्रंथ को, अभी हमने पहला ही क्वेश्चन बता दिया। बी है इंसुलिन, सी है एड्रेनलिन, फिर डी है टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंसुलिन, है ना। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए ये क्या करता है? तो ये मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है ना। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधि कपड़ों से तेल के दाग हटाने के लिए उपयुक्त होती है? तो देखिए कल हमारा जो हमने टेक्सटाइल का जो है पढ़ाया है टॉपिक, टेक्सटाइल की जो क्लास है उसमें भी कल हमने कई प्रकार के दाग और ब्लीचिंग, कई प्रकार की, और जो ब्लॉक या ठप्पा छपाई हो गई, फैंसी बुनाई, शादी बुनाई, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया है। तो उसमें हमने दाग के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आप जो है उसमें पढ़ लीजिएगा, सारी बेसिक चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन, गर्म पानी से धोना हो गया, बी है ठंडे पानी का उपयोग, सी है डिटर्जेंट लगाना और ब्रश करना, डी है सिरका और बेकिंग सोडा का उपयोग। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सिरका और बेकिंग सोडा का उपयोग करके हम क्या करते हैं? तो तेल के और दाग को हटा सकते हैं। देखते हैं, सिरका और बेकिंग सोडा तेल के दाग को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। यह प्राकृतिक और कपड़ों के लिए बिल्कुल सुरक्षित विधि है, मतलब इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है हमारे कपड़ों को, है ना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी कौन सी बीमारी को दर्शाती है? ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हमारा ऑप्शन, बी है एनीमिया, सी है हाइपरटेंशन, फिर डी है क्या है हमारा जो है? डी है मधुमेह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी क्या है? हमें मिल रहा है एनीमिया, है ना। एनीमिया क्या होता है? तो ये आयरन की कमी से हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। अभी हमने बताया भी है कि B9 की कमी से, है ना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड जिसको कह रहे हैं, और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया
देखने को आपको मिलेगी, है ना। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिससे माँ और बच्चे दोनों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी डिफिसिट का क्या मतलब है। तो वो क्या है, ऑप्शन है हमारा, ए कैलोरी की अधिकता, बी है कैलोरी की कमी, सी है प्रोटीन की कमी, डी है वसा की अधिकता। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, कैलोरी की कमी, है ना। कैलोरी डिफिशिएंसी में क्या होता है, कैलोरी की कमी देखने को मिलती है आपको, है ना। कैलोरी डिफिसिट वह स्थिति है जब शरीर द्वारा उपयोग की गई कैलोरी खर्च की गई कैलोरी से कम हो जाती है ना। यह वजन घटाने के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, शिशुओं को ठोस आहार कब शुरू किया जाना चाहिए। देखिए अभी हम क्वेश्चन था तो हमने उसमें बता भी दिया था। ऑप्शन हमारे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मंथ, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, शिशुओं के लिए ठोस आहार 6 माह में शुरू किया जाना चाहिए। इससे पोषण के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सजावट में मिनिमलिज्म का क्या अर्थ है। ऑप्शन हमारे हैं, अधिक फर्नीचर जोड़ना, सजावट को सीमित रखना, सभी दीवारों को सजाना, रंगों का अधिक उपयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजावट को सीमित रखना। मिनिमलिज्म में सजावट को सीमित रखा जाता है। यह सादगी, शांति और स्थान को प्रभावित करता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये आपको विदेशी शैली में या अदर कंट्री में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहां पर क्या होता है, सारी चीजें एक सीक्वेंस में रखने के बाद मतलब बहुत सारा आपको स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब उनका क्या है, उनकी जो डेकोरेशन होती है वहां पर देखने को मिलेगा कि कम से कम चीजों में डेकोरेशन, बिल्कुल जो है स्पेस को महत्व तो ज्यादा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, मिनिमलिज्म, सजावट के अंतर्गत रखा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत में सहायक है। हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, है ना, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, प्रोटीन, है ना। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए आप जानते ही हैं कि प्रोटीन जाना जाता है। ये क्या करता है, ऊतकों की, है ना, और क्या करता है, कोशिकाओं की, हर प्रकार से जो है क्या करता है, कोशिकाओं की, इन सबकी जो है क्या करता है, मरम्मत करता है। और जो ये नष्ट हो जाती है उनका पुनः निर्माण भी हमारे प्रोटीन की ही जिम्मेदारी होती है। और शरीर का विकास हो गया, लंबाई बच्चों की, और इस जो है बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत विकास में मुख्य भूमिका या अहम भूमिका निभाता है। यह जो क्या करता है, अमीनो एसिड्स सॉरी के रूप में शरीर की संरचना को बनाए रखता है ना। यानी कि प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, तो वो है अमीनो एसिड्स। आप इतना जो है ध्यान रखिए, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन टूटता है, चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए। फिर देखिए अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोगी के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन हमारे हैं केला, बी है आम, सी है जामुन, डी है तरबूज। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, जामुन, है ना। जामुन में क्या होता है, तो अभी जैसे हमने प्रश्न पढ़ा था कि किसका जीआई वैल्यू या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाला मधुमेह के रोगियों को देखते हैं, तो इसमें क्या है, जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो यह क्या करता है, रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। इसमें जो है जीआई वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। फिर देखिए देखने चलते हैं आगे 29 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजे रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रभावी होती है। ऑप्शन हमारे ए है डीप फ्रीजिंग, बी है धूप में सुखाना, सी है उच्च तापमान पर पकाना, डी है वाष्पीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीप फ्रीजिंग, है ना। डीप फ्रीजिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। इसमें क्या करते हैं, डीप फ्रीजिंग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखने का एक प्रभावी प्रक्रिया है। यह बैक्टीरिया के जो है विकास को भी रोकती है ना। और देख लीजिए कि ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या होता है हमारा, ये सुरक्षित जोन होता है, सेफ जोन इसको मानते हैं। फिर है कौन सा घरेलू उपाय त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में सहायक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा, बी है एलोवेरा, सी है नमक और पानी, डी है सिरका। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोवेरा जेल, है ना। एलोवेरा जेल ये क्या होता है, तो ये घरेलू उत्पाद है जो त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में सहायक होता है। इसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं मौजूद, मतलब कि एक पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं जो त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं। यह त्वचा के पोषण को भी
प्रदान करते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारी जो है आज की ये सीरीज 30 डेज की जो सीरीज है वो 30 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, कल मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास नंबर 19 में। आज हमारी एक कौन सी थी, तो ये हमारी आज क्लास थी 18 नंबर की क्लास थी ये। फिर जो है इसके बाद हम अपनी अभी जो है जो कल हमारी 3 क्लास हो गई थी टेक्सटाइल की, फिर अभी हम तुरंत अपलोड करेंगे जो टेक्सटाइल की क्लास नंबर 4, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ जुड़ेंगे आपके साथ और उसको जो है आपको क्लियर करना होगा। फिर है ना, इसी के साथ फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ आप देखते रहिए कि मेहनत के दीप जलाते रहो, हार से मत डरना, हर मुश्किल को पार करो, हौसलों से बढ़ते रहना, सपनों की ऊंचाई छू लोगे एक दिन, बस खुद पर विश्वास रखकर चलते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।